द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, सवाल है ये बहुत बड़ा। और ये हर कालखंड में इस तरह की परिस्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत है, लेकिन एकनाथ शिंदे का द्वंद्व है। सवाल ये है कि 132 सीटें लेकर 288 में से जो पूर्ण बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम है, और जो 3 पार्टियों का गठबंधन है उसमें से एक पार्टी अजीत पवार की एनसीपी पहले ही पूरी तरह से साथ आ चुकी है। शिंदे खिलाफ है ऐसा नहीं है, लेकिन शिंदे जो है शर्तें लगा रहे हैं। ये जो जीत मिली है, ये जीत की जो खीर है उसमें वो नमक डालने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं सरकार बनने के रास्ते में रोड़ा नहीं बनूंगा, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा वही बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे को ये उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो ये भूल गए कि 2019 का जनादेश भी उनके लिए नहीं था, जब 2022 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके साथ केवल 40 विधायक थे, आज भी उनके साथ केवल 57 विधायक हैं। उस समय भी 105 सीटों वाली थी भाजपा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। केवल इसलिए नहीं कि सरकार आ रही थी, इसलिए भी बनाना पड़ा कि उद्धव ठाकरे का मुकाबला करना है। उद्धव ठाकरे को अगर कमज़ोर करना है तो शिवसेना का एक गुट, उस समय एक गुट था, बाद में असली शिवसेना बन गई, उसको मजबूत करना ज़रूरी है। तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा किया बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दी उनके साथ। और एकनाथ शिंदे को ये गलतफहमी हो गई कि ये सारी ताकत उनकी अपनी है। वो ये भूल गए कि ये बीजेपी है जिसकी ताकत के कारण उनका कद इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। पद भी बड़ा किया बीजेपी ने, कद भी बढ़ाया। अब इस बढ़े हुए कद और पद को वो अपना स्वाभाविक हक मानने लगे। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनसे योग्य कोई है ही नहीं। वो ये भूल गए कि निर्वाचित कार्यकाल जो होता है 5 साल का विधानसभा का, उस 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 2014 से 2019 तक। इसके बावजूद पार्टी के अनुशासन के लिए, पार्टी के हित के लिए और विचारधारा के हित के लिए उन्होंने अपमान का घूंट पिया और उस व्यक्ति के अंडर डिप्टी सीएम बन गए जो उनकी कैबिनेट का एक सदस्य था मात्र।